हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और नई उमंग, नई सोच और नई पहल, नई विश्वास के साथ अपनी नई क्लास पर चलते हैं दोस्तों। और ये जो हमारी सीटेट की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है उसमें आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप में अनुभव और परिपक्वता आती जा रही होगी, क्योंकि जितने ही प्रश्न और जितने ही अभ्यास हम लोग कर रहे हैं उस पर हमें अनुभव और परिपक्वता आती रहनी चाहिए और आती भी है। तो हमें पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस श्रृंखला में और आप आसानी से सभी चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक कोर्स के साथ, नई कोर्स के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई। अगर छाँव होती तो कब का सो गए होते। अगर छाँव होती तो कब का सो गए होते। तो दोस्तों, यदि आपको सफलता के रास्ते में आराम करना है, सुख सुविधाएं लेना है, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे या करेंगे भी तो बहुत लेट करेंगे। तो आपको सफलता के रास्ते में कठिनाइयों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कठिनाइयाँ हमें सफलता को प्राप्त करने में आसान बना देती हैं, जल्दी करा देती हैं, क्योंकि कठिनाइयों से हम जूझते हैं, उसे हल करने के लिए अपने प्रयासों को जल्दी करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग जल्दी में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आज का हमारा क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय के शिक्षण में या विद्यालय शिक्षण में पहली भाषा होती है। पहली भाषा होती है। अब बताइए कौन सी भाषा होती है पहली भाषा हमारी, कौन सी भाषा होनी चाहिए, किस भाषा में बच्चे को पहले सिखाना चाहिए, बच्चे को सर्वप्रथम किस भाषा में सिखाना चाहिए, तो इस पर हमें ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं कि किस भाषा में सिखाना चाहिए। तो विद्यालयी भाषा त्रिभाषी सूत्र में होता है, त्रिसूत्र पर होता है, त्रिभाषा सूत्र पर होता है। कौन सी? विद्यालयी शिक्षण भाषा के रूप में किस पर होता है दोस्तों? त्रिभाषा सूत्र पर होता है। देखिए कौन सा है, तो त्रिभाषा सूत्र। ये हमने आपको पहले भी बताया है और अब भी बता दे रहे हैं कि जो त्रिभाषा सूत्र होता है उसमें पहली भाषा जो आपकी होती है वह होती है मातृभाषा। कौन सी भाषा होती है आपकी? मातृभाषा। दूसरी भाषा जो होती है, ये तो पहली भाषा हो गई, दूसरी भाषा जो होती है आपकी वह होती है प्रांतीय। कौन सी भाषा? तो प्रांतीय भाषा। पहली मातृभाषा, दूसरी प्रांतीय भाषा और तीसरी जो भाषा होती है आपकी वह होती है आंग्ल भाषा। कौन सी भाषा? तो वह होती है आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा या इसी आंग्ल भाषा में आप जानते ही हैं कि आंग्ल भाषा में कौन सी भाषाएं आती हैं, तो अंग्रेजी आती है। कौन सी आती है? तो अंग्रेजी भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारी तीन भाषाएं हुई। तो पहली भाषा कौन सी भाषा होती है? विद्यालय शिक्षण की पहली भाषा होनी चाहिए, भाषा अध्ययन में आपकी पहली भाषा होनी चाहिए। तो कौन सी भाषा होनी चाहिए? या तो आपकी मातृभाषा होनी चाहिए या फिर आपकी प्रांतीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे अधिक सीखता है, सबसे जल्दी सीखता है, सबसे अधिक सीखता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही उस भाषा का ज्ञान होता है। पूर्व भाषा ज्ञान से आप जोड़कर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वह जल्दी सीखेगा और अधिक सीखेगा। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर हो गया दोस्तों? तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये त्रिभाषा सूत्र हमने आपको पहले भी बता रखा है और आज भी बता रहे हैं। पहली भाषा आपकी मातृभाषा, अगर मातृभाषा नहीं मिल रही है तो आपकी प्रांतीय भाषा होगी।
ठीक है। उसके बाद तब आंग्ल भाषा कोई जाएगी। तो देखिए इसी ऑप्शन में हमारी पहली भाषा है। अब जरूरी नहीं है कि बच्चे की मातृभाषा हिंदी ही हो, बच्चे की मातृभाषा हिंदी ही हो, जरूरी नहीं है। तो भारतीयों के लिए मातृभाषा जो होती है या तो भोजपुरी होती है, या तो हिंदी होती है, या तो कन्नड़ होती है, या तो राजस्थानी होती है, तेलुगु होती है। तो जो जहाँ पे जिस राज्य में जाएंगे आप, हमारी भाषा परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील भाषा है तो परिवर्तित होती रहेगी। यहाँ पे हमारी प्रांतीय और मातृभाषाएं हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, और जब परिवर्तित होती रहती हैं तो उनको उसी अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा है बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधनस्तेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा। तो यह प्रश्न दोस्तों हम पहले भी करा चुके हैं। बालक की भाषा अधिग्रहण में नीचे में से कौन, नीचे जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा सर्वतो महत्वपूर्ण का मतलब क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण। तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? तो सबसे महत्वपूर्ण आपके जो होता है, क्या परिवार होता है, क्या प्रसार माध्यम होता है, क्या फिर आपका विद्यालय होता है, क्या शिक्षक होते हैं? तो सबसे पहले बच्चे की बात करें तो बच्चा जन्म जहाँ पर लेता है वही उसकी पहली पाठशाला होती है। यानी कि बच्चे की पहली पाठशाला कौन होती है? तो बच्चे का पहली पाठशाला जो होता है उसका परिवार होता है। तो बच्चा परिवार में सबसे पहले भाषा अधिग्रहण करता है। भाषा अधिग्रहण कहाँ करता है? तो सबसे पहले वह कहाँ करता है? तो अपने परिवार में करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसी तरह से प्रश्न दोस्तों आते हैं आपकी परीक्षा में, चाहे वह हिंदी का हो चाहे आपका संस्कृत हो, दोनों में यह प्रश्न आपके काम आएंगे और यह व्याख्याएं काम आएंगी। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तरे कवितायाः प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन है। कैसा प्रयोजन है दोस्तों? तो आइए देखते हैं कैसा प्रयोजन है। प्राथमिक स्तर पर कविता का कैसा प्रयोजन है, कौन सा प्रयोजन है? तो देखिए, विभिन्न भाषा कौशला नाम उपरि अधिक प्राप्ति है, अधिकार प्राप्ति है। तो विभिन्न भाषा कौशलों का नाम प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करना, विभिन्न भाषा कौशलों के नाम का अधिकार प्राप्त करना, अधिक प्राप्त करना। तो विभिन्न भाषा कौशल से कविता में विभिन्न भाषा कौशल की बात कहाँ से आएगी? यह हमारा उत्तर नहीं होगा। समीचीन उत्तर देखते हैं कौन सा होगा। प्राथमिक छात्र आंग्ल अलंकार पठनम। तो प्राथमिक कक्षा में आप सिर्फ अलंकार की बात करें तो यह उपयोगी नहीं होगा। शब्दावली ज्ञाने विस्तारा, शब्दावली के ज्ञान में विस्तार। तो दोस्तों शब्दावली के ज्ञान में विस्तार कविता पाठ में नहीं होता। तो इसमें क्या होता है? कवितायाः संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदः भवति। देखिए, कविता के माध्यम से, कविता संगीत के माध्यम से बच्चे को ताल, सुर, लय, ताल, छंद आदि के माध्यम से, आदि सभी का ज्ञान कराना या बच्चों को आनंद अनुभूति देती है। बच्चों को क्या देता है? आनंद। अनुप्रास क्या करता है? बच्चों को आनंद की अनुभूति कराता है। सुर, लय, ताल, छंद, तुक आदि बच्चों में कविता पाठ से, इन सब के माध्यम से आनंद की अनुभूति होती है और बच्चे में क्लास के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। और जब बच्चे को क्लास के प्रति, कक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी तो बच्चा आसानी से अपने पाठ को सीख लेता है, अपने तथ्य को सीख लेता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा सही होगा? कवितायाः संगीतस्य तालस्य अनुप्रासः च आनंदः अनुभूति। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण संदर्भे। भाषा शिक्षण संदर्भे
भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मकम वो कपाते, ये गलत हो गया है कहीं से, चलिए आगमनात्मकम ये हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए क्या होगा तब, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मकम, तो क्या होता है भाषा शिक्षण संदर्भे में आगमनात्मकम, यानी कि आगमन विधि की बात यहाँ पे चल रही है। तो आगमन विधि के संदर्भ में क्या सही है, आगमन विधि के संदर्भ में क्या सही है। मैं आपको बार बार आगमन और निगमन विधि बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण के बाद तब जाके नियम का ज्ञान कराया जाता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। तब तक आप उत्तर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ तैयार है, तैयार, ठीक ठीक ठीक। चलिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ क्लास का इमरजेंसी कॉल के लिए। तो चलिए आप तब तक हम आशा करते हैं कि आप उत्तर भी दे चुके होंगे और आपको उत्तर भी समझ में आ गया होगा क्या होता है और इसके संदर्भ में क्या हमें करना है। तो कक्षायाम अनुशासनम रक्षति भांति रक्षितम भवति, ठीक। तो अनुशासन की रक्षा होती है आगमन विधि से, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अरे यार माफ़ कीजिएगा, पहले फ़ोन को हम साइलेंट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो असुविधा के लिए खेद है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब फ़ोन नहीं बजेगा, वाइब्रेट हो गया है। हाँ, तो अनुशासन की रक्षा होती है, नहीं। विद्यार्थी अल्प समय अधिक पाठन सक्तुम, तो विद्यार्थी अल्प समय में, थोड़े ही समय में अधिक ज्ञान अधिक पढ़ सकता है। थोड़े ही समय में विद्यार्थी क्या कर सकता है, अधिक पढ़ सकता है। तो विद्यार्थी भी गृह कार्यम करणस्य आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थी को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सही नहीं है। थोड़े समय में ज़्यादा की आवश्यकता, ये भी नहीं है। तो अब देखिए, ये देखिए जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है, विद्यार्थिन रटनाभ्यास से, रटन अभ्यास की बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए ना कुर्वन्ति, विद्यार्थियों को रटन अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि बच्चे को उदाहरण सहित नियमों का अच्छा ज्ञान कराया जाता है, जिससे उससे विषय के ज्ञान का कंठस्थीकरण हो जाता है, उसमें परिपक्वता आ जाती है उसके ज्ञान में। किसके ज्ञान में, बच्चे के ज्ञान में। इसीलिए यह वाला उत्तर हमारा जो इसमें है सही हो जाएगा, विद्यार्थी को रटन अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरण से सर्वश्रेष्ठम माध्यम अस्ति, अपने मत का व्यक्तीकरण करने के लिए, व्यक्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। अपने अभिव्यक्ति, अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है दोस्तों, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में पहला है प्रचार, दूसरा है संग्रह, तीसरा है विनिमय, चौथा है उपयुक्त सर्वमाणी। अब बताइए उपयुक्त सर्वमपि कौन सा है। तो सभी, क्या सभी उत्तर हैं, नहीं, सभी उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें संग्रह दिख रहा है आपको। संग्रह करने से आप, अब बताइए किसी चीज़ की संग्रह करने से, किसी चीज़ की संग्रह करने से क्या आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, नहीं।
तो संग्रह करने से, वस्तुओं का संग्रह करने से या किसी चीज़ की संग्रह करने से आप अपने भावों को व्यक्त या प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें प्रचार के माध्यम से कर सकते हैं? नहीं, प्रचार माध्यम भी इसमें उपयुक्त नहीं है। इसमें से आपका कोई ऑप्शन उपयुक्त नहीं है। कौन सा ऑप्शन उपयुक्त बचा तब? तो इसमें से आपका विनिमयस। विनिमयस का क्या मतलब होता है? आप अपने मतों का सर्वश्रेष्ठ माध्यम से प्रकटीकरण कैसे कर सकते हैं? तो वह देखिए है आदान प्रदान से। किससे? आदान प्रदान से। आदान प्रदान से। विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब ही होता है आदान प्रदान करना। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है अपने विचारों का प्रकटीकरण करने के लिए। क्योंकि मैंने जब बताया था आपको कि भाषा की परिभाषा जब मैंने बताया था, तभी आपको बताया था कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भावानां विचाराणां विचार विनिमयस्य साधनम अस्ति। भावों और विचारों का विनिमय करना ही हमारा क्या है? भाषास्ति है, यानी कि भाषा है। ये मैंने आपको बताया था, तो यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, इसलिए प्रैक्टिस सेशन आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसे अवश्य देखिएगा। उससे आपके जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, उसका समाधान मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। भारतीय छात्र कस्य शिक्षणाय महती आवश्यकता। भारतीय छात्रों को शिक्षण में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? तो आइए देखते हैं सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है। तो क्या मातृभाषा की होती है? क्या मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा की होती है? क्या मातृभाषा और आंग्ल भाषा की होती है? तो आपको मैंने बताया है मातृभाषा। मातृभाषा के बाद मिले तो प्रादेशिक भाषा या प्रांतीय भाषा, फिर उसके बाद बताया है कि कौन सी भाषा? आंग्ल भाषा। तो आपके सामने तीनों हैं। तो का अपि त्रिस्त भाषा, त्रिश भाषा। अब बताइए क्या इनमें से तीनों भाषाओं का? तो हाँ, तीनों भाषाओं की आवश्यकता होती है। तीनों भाषाओं की महती आवश्यकता होती है। पहले आपकी मातृभाषा की होती है आवश्यकता, पहले मातृभाषा की, फिर प्रादेशिक या प्रांतीय भाषा की होती है, उसके बाद आंग्ल भाषा की होती है। तो मैंने यह नहीं कहा कि इसमें से किसी एक की होती है, मैंने यह कहा कि इन तीनों की होती है। सबसे पहले इसकी होती है, फिर दूसरे नंबर पे इसकी और तीसरे नंबर पे। तो इस तरह से इसमें से त्रिस्त भाषा, ये देखिए त्रिस्त लिखा हुआ है, मतलब तीनों भाषाओं की आवश्यकता होती है। तो शिक्षण कार्य में तीनों भाषाओं की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखते हैं कि आपको हिंदी भी पढ़ाया जाता है, संस्कृत भी पढ़ाया जाता है और अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। जब तीनों भाषाएं आपको पढ़ाई जा रही हैं, इसका मतलब है कि भाषाओं का ज्ञान होना हमारे लिए ज़रूरत होती है, हमारी ज़रूरत होती है, बहुत आवश्यकता होती है तीनों भाषाओं की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6 प्रश्न हो गए हमारे। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। अभिव्यापक यानी कि व्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण में एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है? तो उस देखिए इसमें जो समस्या है वह क्या है? तो इसमें आपको देखिए विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता विद्यार्थियों में, विद्यार्थीषु परस्परम रुचि भेदम, ये भेदम है, मेदम नहीं, भेदम है, ठीक है। भेदम, रुचियों में भेद होता है, विद्यार्थियों में परस्पर रुचियों में भेद होता है, ये तो सही है। और योग्यता विषयक क्षमताएँ होती हैं, यह भी हैं। तो उपयुक्त भाषा अधिगम च वातावरणिक विकास अनुकूलताया असमर्थ्या, यही आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों, यही आपका सही उत्तर हो गया। भाषा अधिगम विकास के अनुकूल वातावरण
का ना हो पाना, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम में वातावरण के अनुकूल विकास का ना हो पाना। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रे सह संप्रेषणं करोति एवं स उपयोगम करोति, एवं स उपयोगम करोति। यह उपयोग करती हैं, किसका उपयोग करती हैं? एक शिक्षिका हैं, आपकी अध्यापिका हैं, आपकी मैडम जी हैं, तो वह कक्षा में बिना शब्दों के संप्रेषण का कार्य कर रही हैं, बिना शब्दों के संप्रेषण का कार्य कर रही हैं, शब्दों से इतर कार्य कर रही हैं, शब्दों से इतर संप्रेषण का कार्य कर रही हैं, शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण का कार्य कर रही हैं। तो इसमें से आइए कौन सा उपयोग, कौन सा किस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं? तो शाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक संप्रेषण शब्दों के बिना है तो शाब्दिक संप्रेषण तो हो ही नहीं सकता, पहला आपका कट गया। शब्देतर, अभी मैंने आपको बताया शब्देतर। मौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण शब्दों के बिना है, मौखिक संप्रेषण तो हो ही सकता है लेकिन शब्द जब उसमें आएंगे तभी तो मौखिक होगा। लिखित संप्रेषण, लिखित में भी शब्दों का होता है संप्रेषण। अब ये देखिए शब्देतर, शब्द के अतिरिक्त, शब्दों के अतिरिक्त, शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण का कार्य कर रही हैं। इसका मतलब है कि संकेतों द्वारा कर रहे होंगे, संकेतों द्वारा कर सकते हैं, इशारों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे के सृजनात्मक कौशल का विकास होगा। शब्दों के बिना भी वह अपने विचारों को प्रकट कर लेगा, शब्दों के बिना भी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया? शब्देतर, शब्द से इतर, शब्द से इतर, शब्दों के बिना। देखिए शब्दों के बिना शब्देतर संप्रेषण का कार्य हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण का कार्य। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये देखिए, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? पहले प्रश्न पढ़िए तो क्या है? सिंहस्य विषये एका कथां पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्दिशत्। तो सिंह का एक विषय, सिंह के एक विषय पर कथा पढ़कर शिक्षिका ने छात्रों को निर्देश दिया। मतलब कि उन्होंने एक पाठ पढ़ा जिसमें विषय पर क्या था? सिंह, सिंह के ऊपर एक कथा सुनाई और भवान स्वयं आर्यन्ने सिंह अस्ति। मतलब बच्चों को कह रही हैं यदि आप सिंह होते तो, जंगल में यदि आप सिंह होते तो इस पर अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए, इस पर अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। एवं सा किम विकसितुम प्रयत्नम करेत। ये देखिए जो स है स हटा दीजिए, स से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए तो इसमें मतलब कि सिंह की कहानी सुनाई। सिंह की कहानी के सुनाने के बाद बच्चों को कह रही हैं यदि आप सिंह के रूप में जंगल में होते तो आप क्या करते? अपने विचारों में प्रकट कीजिए, अपने विचारों में प्रकट कीजिए, अपने शब्दों में अपने विचार प्रकट कीजिए, अपने भावों को प्रकट कीजिए। तो बच्चा जब अपने भावों को प्रकट करेगा तो उसमें सृजनात्मक कौशल का विकास होगा, रचनात्मक कौशल का विकास होगा, उत्पादक कौशल का विकास होगा। सृजनात्मक कौशल, सृजनात्मक कौशल, उत्पादन कौशल या फिर रचनात्मक कौशल, ऐसा जहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, विकल्प मिलेगा, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो पहला ही मिल गया आपको, बाकी और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए सृजनात्मकता में चिंतन, बच्चा सृजनात्मक मतलब बच्चे अपने अपने विचारों में प्रकट करेंगे, अपने अपने विचारों में अपने भावों को प्रकट करेंगे, जैसा उनके मन में विचार उत्पन्न होगा वह प्रकट करेंगे, तो यहाँ पे सृजनात्मकता का विकास होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए 9 के बाद सीधा 11 हो गया। वह हमारे टाइपिस्ट महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, महती धन्यवाद कर रहे हैं।
चलिए, तो 10 गायब भी कर दिए हैं, तो 11वें पे चलते हैं। भाषा अधिगम अधिग्रहणयो मध्य का भेदा। अब देखिए यहाँ पे भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर की बात है। अधिगम और अर्जन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछली वीडियो आप देखेंगे, मेरा पीछे के वीडियो आज आप देखेंगे जिसमें भाषा शिक्षण की बात की गई, संस्कृत शिक्षण की बात की गई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि इनमें क्या अंतर होते हैं। इसमें अंतर जो होता है, यह जो अधिगम होता है यह औपचारिक रूप से होता है। कैसे होता है? तो औपचारिक रूप से होता है और यह अनौपचारिक रूप से होता है। यह अनौपचारिक रूप से होता है, मतलब इसके लिए निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। यह प्रयासजन्य होता है, यह प्रयासजन्य होता है, प्रयास के माध्यम से इसको ग्रहण किया जाता है अधिगम को। और अर्जन जो होता है यह अवचेतन मन से ही हो जाता है, साहजिक रूप से यह हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो साहजिक रूप से वातावरण के माध्यम से हो जाता है और इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए चेतन मन होना पड़ता है, इसके लिए सक्रिय होना पड़ता है, इसके लिए क्या होना पड़ता है? सक्रिय होना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे जो मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे कुछ अलग भी बताया हुआ है पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा अलग भी बता दिए हैं। यहाँ और वहाँ का दोनों ज्ञान जब आप मिला लेंगे तो आपके ज्ञान में वर्धन होगा, आपके ज्ञान जो होंगे वो क्या होंगे? एडिशनल हो जाएंगे और अधिक हो जाएंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। यह औपचारिक होता है, यह साहजिक होता है और ये जो होता है इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयासजन्य होता है। अब देखिए इसमें जो मिले, उभय अधिगम अधिग्रहणे साहजिक। क्या दोनों साहजिक होते हैं? नहीं, अभी अभी मैंने बताया कि दोनों में अंतर होता है। अब उभय प्रयासजन्य, दोनों क्या प्रयासजन्य होते हैं? नहीं, अधिगम प्रयासजन्य होता है, अर्जन अवचेतन मन से साहजिक रूप से ही हो जाता है। तो अधिगम प्रयासजन्य, अधिग्रहणम साहजिकम। ये देखिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही आ गया, मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ, वही यहाँ पे मिल गया। तो अधिगम जो होता है वो प्रयासजन्य होता है, प्रयास करके सीखना पड़ता है हमें, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित उपदेश से, निश्चित लक्ष्य के माध्यम से हम क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। तो यहाँ पे अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? अधिग्रहण का मतलब होता है अर्जन हम लोग कैसे करते हैं? तो यह साहजिक रूप से, साहजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। और यह किसने बताया है? तो इसने यहाँ किसने बताया था? चॉम्स्की महोदय ने बताया था। कितनी बार इनको बताया जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री। ये देखिए ये भी गलत है। क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे है दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, उपयुक्ता भवति, उपयुक्त होता है। लेखन उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारार्थम, शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध लेखन के लिए, शुद्ध पठनार्थम, शुद्ध पढ़ने के लिए, ना किमचित, ना कमचित, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और यही हमारा उत्तर भी यहाँ पे हो जा रहा है। कौन? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री से बच्चे के ज्ञान का वर्धन होता है, उसके ज्ञान में परिपक्वता आती है, उसके ज्ञान में क्या आती है? परिपक्वता आती है, ज्ञान वर्धन होता है, विषय के प्रति परिपक्वता आती है, अवबोधन होता है, मतलब विषय के प्रति जो ज्ञान होता है वह क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। तो इसमें से कुछ भी दिख रहा है, इसमें से किसी एक आंसर पर आप लगाएंगे, इसमें से किसी एक विकल्प पर लगाएंगे तो वह आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें सर्वमपि आ गया होता, मतलब सभी आ गया होता, तब भी ठीक हो जाते।
क्योंकि सारे काम हो जाते हैं इसमें से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? अगला प्रश्न है यदा छात्राः विराम आदि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते। जब छात्र में विराम आदि चिन्हों के कौशल का ज्ञान वर्धन हो जाता है तब वह करते हैं क्या कर सकते हैं? संभाषण कौशलस्य वर्धनस्य नहीं, संभाषण कौशल का विराम आदि चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे होता है? विराम आदि चिन्हों का प्रयोग किसमें होता है? तो लिखने में होता है। विराम आदि चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो लिखने में होता है। तो लेखन से संबंधित जो आपका विकल्प होगा वही सही होगा इसमें से। तो आइए देखते हैं। अधिगम कौशल, संभाषण कौशल नहीं है, अधिगम कौशल नहीं है, सृजनात्मक कौशल है नहीं है। तो अब देखिए लेखन शुद्धताम प्राप्स्यन्ति, तो ये आपका उत्तर सही हो गया। लेखन में शुद्धता प्राप्त होती है, बच्चे के लेखन में शुद्धता आती है। कब? जब बच्चों में विराम आदि चिन्हों का लय तुक ताल छंद कहाँ पर क्या प्रयोग करना है, कहाँ पे पूर्ण विराम, कहाँ पे हलंत, कहाँ पे पूर्ण विराम, कहाँ पे हलंत, कहाँ पे अर्ध विराम, कहाँ पे अल्प विराम, इन सब का प्रयोग कहाँ पर करना है, इन सब का ज्ञान हो जाए तो बच्चे के लेखन कौशल में शुद्धता आ जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करते हैं आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, ये देखिए, ये प्रश्न हमने जानबूझकर फिर से लिया है आपके लिए, क्योंकि पिछले वाले प्रश्न में आपसे माफ़ी चाहेंगे कि पिछले प्रश्न में हम जल्दीबाजी के चक्कर में आपकी परिभाषा जो होती है, मनोविज्ञान की परिभाषा होती है, उस पर आधारित करके इस प्रश्न को हमने लगा दिया था और यह प्रश्न वहाँ पे गलत हो गया। पिछली ही वीडियो में हमने आपको यह बताया था और वह गलत है दोस्तों, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। एक बार ज़रूर उसमें करेक्शन कीजिएगा अपने ज्ञान में। आपने अगर उसे कर लिया है, अवबोध उसका कर लिया है, उसका ज्ञानार्जन कर लिया है, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। हमने यहाँ बता दिया था कि बच्चा कोरी स्लेट होता है, शिक्षक जो चाहे उसे बना सकता है, लेकिन बच्चा जो जन्मजात बच्चा होता है, वो जन्म के समय जो बच्चा होता है, लेकिन जब बच्चा विद्यालय में जाता है, जब बच्चा कहाँ जाता है? विद्यालय में जाता है, तो वह अपनी मातृभाषा में बहुत से महत्वपूर्ण शब्दकोशों के साथ जाता है, बहुत से महत्वपूर्ण शब्दकोशों के साथ जाता है। इसलिए वह कोरी स्लेट तो हो ही नहीं सकता, कोरी स्लेट हो ही नहीं सकता बच्चा। ब्लैक स्लेट, कोरी स्लेट, रिक्त फलकम नहीं हो सकता। रटंत विद्या के लिए हमने इसको काट दिया था। और आंग्ल भाषा किस ना जानती, ये जरूरी थोड़ी है कि बच्चा आंग्ल भाषा नहीं जान रहा हो, कुछ तो ऐसी भाषाएं होंगी जिनको जान रहा होगा। यह भी कट गया था। और हम आपको अब बता दें, इसका सही आंसर जो है वह है अनुभवानाम महत कोशेण सह बाला विद्यालयम आगच्छन्ति। तो जब बालक शुरुआत में बालक स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है, अपनी पाठशाला में जाता है, तो वह अनुभव से अपनी मातृभाषा में कुछ शब्दों को, महत्वपूर्ण शब्दों का ज्ञान लेकर जाता है, महत्वपूर्ण शब्दों के ज्ञान को लेकर पहुंचता है। कौन? तो ये जो बालक होता है वह। तो अब आपका यह उत्तर जो हो गया वह समीचीन हो गया, समुचित हो गया, उचित हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न हमारे पास है ही नहीं। अगला प्रश्न आपको अगले सेशन में मिलेगा और अच्छा सेशन होगा। और कैसा आपको यह सेशन लगता है यह आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।